बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सही भी है, इसका स्वागत भी कर रहे हैं। देखिए, जो लोग सही बता रहे हैं वो लोग अंधभक्ति काल में इस वक्त जी रहे हैं। इंदिरा गांधी से याद आया, कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने फेयर चुनाव कराया। ध्यान से सुनिएगा, इंदिरा गांधी ने फेयर चुनाव कराया इसलिए वो हार गई। नरेंद्र मोदी फेयर चुनाव करे फिर फैसला देश के सामने होगा। ये फेयर चुनाव का क्या मतलब है? यानी फेयर चुनाव नहीं हो रहा है क्या? नहीं, फेयर चुनाव अगर हो रहा होता तो ऐसा क्या कारण है कि चुनाव आयोग ने अभी तुरंत कुछ दिन पहले ही एक स्टेटमेंट दिया कि सिर्फ 45 दिन का डेटा रहेगा, 45 दिन तक डेटा को रखा जाएगा। देश की बात आपके साथ में स्वागत है। दत्तात्रेय होस बोले, जो संघ के सर कार्यवाहक हैं, उनका फिर से बड़ा बोलपन आया है। उन्होंने कहा है कि संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्द को हटाया जाए, और इसका समर्थन आरएसएस से बयान है, लेकिन इसका समर्थन शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कर दिया है। और आप देखिए कि इस पे राहुल गांधी की प्रतिक्रिया क्या आती है। उन्होंने कहा कि ये लोग बहुजनों के खिलाफ हैं और गरीबों के खिलाफ हैं। ये संविधान उनके लिए एकमात्र एक उपाय है। ये संविधान को ही खत्म करके मनुस्मृति लाना चाहते हैं। पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है, चर्चा होना लाजमी भी है। संविधान हत्या दिवस तो खैर मनाई रही थी भाजपा। तो किस तरह से देखते हैं? एक तरफ इतना बड़बोलापन लोग कह रहे हैं कि काफ़ी है। ये बिल्कुल है। देखिए, आरएसएस का जब गठन हुआ तभी से आरएसएस इस नीति पे चली कि भारत से इस तरह के लोगों को बाहर कर देना है। विशेष समाज के लोगों को उन्हें बाहर करना था। उस समय वो असफल हुए। पंडित नेहरू की कुछ ऐसी नीतियाँ थी कि आरएसएस अपने ही जाल में फंस गई, लेकिन आरएसएस ने अपना खेल नहीं छोड़ा और वो आज भी है। और आरएसएस की ये बहुत पुरानी नीति है कि वो हमेशा अपने खिलाड़ी को ही पहचानने से इनकार कर देती है। गोडसे कौन थे? सावरकर ने बाकायदा दोनों गोडसे बंधु और गोलवलकर के साथ मीटिंग की थी, जिसमें 2 लोग और भी थे, नाम मैं इस वक्त मिस कर रहा हूँ। ये 5 लोग बैठकर मीटिंग करते हैं। गांधी की हत्या की प्लानिंग होती है, हथियार की व्यवस्था होती है। गांधी की हत्या में सावरकर शामिल थे? बिल्कुल थे। अगर तथ्य क्या है? मोरारजी देसाई का बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन है, आप शिक्षक हैं, तब किस आधार पे कह रहे हैं? इसके तमाम आधार मौजूद है कोई अदालत में जो लाल किले में चली थी उस समय, और एक एक शब्द का स्पष्टीकरण उस वक्त के जो दिल्ली पुलिस के जो आईजी थे उनका द्वारा की गई छानबीन, और जो तथ्य रखे गए थे अदालत के पक्ष समक्ष कि इसके बीच में इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। साथ में वो व्यक्ति जिसका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं था, उसे सिर्फ इसलिए लिया गया था कि वो एक विस्फोट करके लोगों को डाइवर्ट करेगा और गांधी तक पहुंचने में आसानी होगी। उस व्यक्ति को पता नहीं था कि किसकी हत्या की प्लानिंग हो रही है, और उस व्यक्ति का इकबाल जुर्म ये सारा उसमें है। चलिए हम वर्तमान पे रहते हैं कि 75 पे जोड़ा गया और 50 साल हो गए तो संविधान हत्या दिवस मनाया गया। ठीक, धर्मनिरपेक्ष और जो समाजवाद है इस पे हटाने पे पूरे देश में राहुल गांधी से लेकर के तमाम नेताओं को आपत्ति है। भाजपा को इस पर आपत्ति नहीं है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सही भी है, इसका स्वागत भी कर रहे हैं। देखिए, जो लोग सही बता रहे हैं वो लोग अंधभक्ति काल में इस वक्त जी रहे हैं, और अंधभक्ति काल उनके लिए नहीं बल्कि उनके बाद की पीढ़ियों के लिए बहुत घातक होने वाली है। अभी उन्हें नहीं समझ में आ रहा, बाद में समझ में आएगा जब उनके बाद की पीढ़ियां उन्हें ही गाली देना शुरू करेंगी कि ये आप ही की देन है। रही बात इनके धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद हटाने की, एक तरफ ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उस विकास में समाज का ये विकास चाहते हैं या नहीं? तो और किस तरह का समाज इन्हें चाहिए जिसमें कुछ विशेष धर्म और विशेष जाति के लोगों को ये बाहर कर दें? पहले ये एक धर्म को बाहर करेंगे, उसके बाद जातिवाद पे आके अम्बेडकर के विरोधियों को बाहर करेंगे। तो इनके हिसाब से कौन रहेगा? सिर्फ आरएसएस? तो सिर्फ आरएसएस से देश अगर चलाना है तो आप देख सकते हैं बीते 11 वर्षों में क्या हमने हासिल किया है। हम हर तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर हर जगह से हम गलत साबित होते जा रहे हैं। 2 चीज़ हटाने की बात हो रही है। क्या इस पूरे प्रकरण पे आपको लगता है कि भाजपा संविधान को ही बदल देना चाहती है? जी हाँ, इनका ये शुरू से मोटिव था, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले ये पूरी तरह से तैयार थे कि इन्हें 400 सीट मिलेगी तो राज्यसभा में ये ज़्यादा सांसद दे पाएंगे, और उसके बाद दोनों सदनों से ये संविधान को हटाने का बिल पास कर लेंगे कि संविधान में परिवर्तन करना है। लेकिन सही समय पर जनता को समझ आ गया और उसने इन्हें 240 पर ही रोक लिया, अन्यथा आज ये संविधान बदलने की प्रक्रिया में होते, ना कि ऐसी खामोशी होती।
आरजेडी से लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि आरएसएस पूरे देश में जातिवाद और नफरत का बीज बो रही है। ये लालू प्रसाद यादव ने लेटेस्ट ट्वीट किया है। बिल्कुल बोल रही है, ये आरएसएस की पुरानी नीति है। आरएसएस शुरू से यही करती आई है। आरएसएस जातिवाद तो कभी धर्म तो कभी किसी अन्य मुद्दे को लेकर जहर का ही फैलाने का ही काम करते हैं। आप इन 75 की इमरजेंसी का ये लोग रोना रो रहे हैं। आरएसएस का कोई भी व्यक्ति समक्ष, जैसे अभी उनका कहना है नसबंदी तक करा दिया गया, ये कहाँ तक सही है? तो क्या इसीलिए आरएसएस वाले से शादी नहीं करते कि कल को उनकी पत्नी उन पर मुकदमा ना कर दें कि ये इम्प्यूटेंट हैं? ये बड़ा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे नसबंदी की जो ये बात ये लोग कर रहे हैं, तो वो देश में और लोगों पर भी हो रहा था। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिल्कुल ये गलत नीति थी तब के सरकार की। ज़बरदस्ती आप किसी के साथ नहीं कर सकते एक लोकतांत्रिक देश में। लेकिन ये सरकार ने तब के किया था और ये गलत नीति थी, जिसके लिए कांग्रेस ने कई बार माफ़ी भी मांगी। इनसे सिर्फ इतना सवाल है कि जो लोग आज आरएसएस के काला दिवस मना रहे हैं, भाजपा में नहीं, उसमें आरएसएस के भी लोग हैं। जो कई लोग भाजपा आरएसएस अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। ये सब आरएसएस के ही निकले हुए लोग हैं। भाजपा के लोग जो काला दिवस मना रहे हैं, इनसे ये सिर्फ सवाल पूछ दीजिए कि तब के इनके जो आरएसएस प्रमुख थे बाला साहब दत्तात्रेय, उन्होंने मिसेस गांधी को चिट्ठियाँ क्यों लिख कर बधाई क्यों दे रहे थे कि आपने आपातकाल लगाकर बहुत सही किया? वो बधाई क्यों दे रहे थे? अगर वो बधाई देते हुए सही थे तो आज के दत्तात्रेय गलत हैं और मोहन भागवत गलत हैं, और अगर वो गलत थे तो ये लोग सही हैं। तो आप दोनों में से पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि दोनों में से गलत कौन है, 1975 का आरएसएस प्रमुख या आज का आरएसएस प्रमुख। कुल मिलाकर के पूरे देश में ये चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि गरीब और जो वंचित वर्ग है उससे दूर बनाने के लिए और मनुस्मृति को लाने की एक साजिश हो रही है। ऐसा क्या मनुस्मृति में है कि पूरे देश में हंगामा है? देखिए, मनुस्मृति में कुछ ऐसा नहीं है जिसको लेके हंगामा है। वास्तविकता ये है कि मनुस्मृति के बारे में बहुत से लोगों को, क्या बड़ी संख्या के लोगों को सही ज्ञान ही नहीं मालूम है। दूसरी चीज़, जैसे हम कहते हैं ना कि ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है, तो आरएसएस हमेशा आधा खाली वाले हिस्से की बात करती है, और इसलिए एक नकारात्मक विचारधारा बैठ गई है मनुस्मृति के बारे में। तो इसलिए जो लोग मनुस्मृति के बारे में जानते हैं और जो इसका समर्थन कर रहे हैं, तो उन्हें एक बार आके उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को बताना चाहिए आम नागरिक की भाषा में। अपनी सभा बैठा के और आपस में बात करके सर्टिफिकेट। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के देश में आप ये कह रहे हैं कि पढ़ने का समय किसको है? जो व्हाट्सएप पे आ रही है उसी को मान लिया जा रहा है। तो आप व्हाट्सएप के थ्रू ही भेज दीजिए। व्हाट्सएप के थ्रू आपके अंधभक्त तो एटलीस्ट पढ़ ही लेंगे, क्योंकि अंधभक्तों से भी अगर मनुस्मृति से हम सवाल पूछ दें तो वो भी उसका सही उत्तर नहीं बता पाते कि उसमें क्या सही लिखा है क्या गलत लिखा है। जैसे मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था की जो जिक्र है, उसे गलत तरीके से हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है उसको हटाने पे क्या आपत्ति है? ये शब्द नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि भारत में कई धर्म और पंथ के लोग रहते हैं, तो आपको प्रत्येक को साथ लेके चलना है। उनका कहना कि अम्बेडकर के टाइम पे अम्बेडकर ने नहीं जोड़ा था, अम्बेडकर तो ने ऐड नहीं किया, तो ये तो बाद में ऐड किया गया। बाबा साहब तो इसके खिलाफ नहीं थे, बाबा साहब ने तो ऐड नहीं किया, उनका तो ये कहना है। बिल्कुल, लेकिन जब ऐड किया गया था और जिसके द्वारा किया गया, उस वक्त की परिस्थितियों को ये लोग नहीं देखते। उस वक्त की परिस्थितियाँ अगर देखी जाएँ तो 1975 में जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनके पास इतनी फंडिंग कहाँ से आ रही थी, बता सकते हैं? ये जॉर्ज फर्नांडिस थे जिन्होंने 28 दिनों तक रेलवे को बंद कर दिया था, ट्रेनें नहीं चल रही थी। आज जरा 2.5 घंटे के लिए ट्रेन आप बंद करा के देखिए जनता का क्या आक्रोश होता है। कुछ लोगों ने भाषण में कहा कि पुलिस और सेना को विद्रोह कर देना चाहिए। आज की तारीख में अगर कोई विपक्षी नेता ये कह दे तो उसके ऊपर ये लोग तुरंत देशद्रोह का मुकदमा करके उसे जेल में डाल देंगे। तो तब की परिस्थिति और आज की परिस्थिति, और उस समय धर्म और जाति को ही लेकर सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही थी। मुद्दा शुरू हुआ किसी और विषय पर, लेकिन मेन मोटिव था मिसेस गांधी के अगेंस्ट। मोटिव ना महंगाई थी, ना इनका मोटिव ना महंगाई को दूर करना था, ना गरीबी से लड़ना था, ना शिक्षा का विकास करना था। इनका मोटिव था कि इंदिरा गांधी इतनी कद क्यों बढ़ता जा रहा है। इनकी समस्या ये थी। अच्छा, कुछ लोग इंदिरा गांधी से याद आया, कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने फेयर चुनाव कराया। ध्यान से सुनिएगा, इंदिरा गांधी ने फेयर चुनाव कराया इसलिए वो हार गई। नरेंद्र मोदी फेयर चुनाव करे फिर फैसला देश के सामने होगा। ये फेयर चुनाव का क्या मतलब है?
यानी फेयर चुनाव नहीं हो रहा है क्या? नहीं, फेयर चुनाव अगर हो रहा होता तो ऐसा क्या कारण है कि चुनाव आयोग ने अभी तुरंत कुछ दिन पहले ही एक स्टेटमेंट दिया कि सिर्फ 45 दिन का डेटा रहेगा, 45 दिन तक डेटा को रखा जाएगा। भारत में हर रोज़ तो चुनाव होते नहीं हैं। अगर एक राज्य को भी हम ले लें तो वहाँ से 5 वर्षों के बाद अब अगला चुनाव आएगा। तो ऐसा क्या आपके ईवीएम में समस्या आ जा रही है कि 45 दिन के बाद आप उस सारे डेटा को डिलीट करने की बात कर रहे हैं? यानी जो सांसद या विधायक जिसे लग रहा है कि यहाँ ईवीएम से छेड़खानी की गई है, वो 45 दिन के अंदर अगर मांग नहीं करता है तब तक डेटा डिलीट कर दीजिए। और जब तक परिणाम आएंगे, एक तो आपके परिणाम आप देख लीजिए कि जब हम डिजिटल नहीं थे तब हमारे पास घंटे में ही रिजल्ट आ जाता था। आज इनको देने में 11 दिन लग जा रहे हैं, जो 2024 के चुनाव में बहुत चर्चा का विषय रहा कि इतना समय क्यों लग रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल है, धर्मनिरपेक्ष हटाने की जो बात दत्तात्रेय जी कर रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान और तमाम लोग उसका समर्थन दे रहे हैं, इसका सीधा अर्थ है कि ये हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है क्या? आप हिंदू राष्ट्र से साबित क्या करना चाहते हैं? इस देश में क्या है, हिंदुत्व नहीं है या लोगों को हिंदुत्व की जो अपनी मतलब तो फिर ये मुसलमानों के खिलाफ कुछ है? ये कुछ कोई मुसलमान और हिंदू के खिलाफ नहीं है, बस जनता को असल मुद्दों से भटका के रखना है। अच्छा। ताकि जनता गरीब बढ़ती महंगाई पे ना बात करे, जनता रोज़गार को लेके बात ना, युवा रोज़गार को लेके बात ना करें। उनके पास एंड्रॉयड हैंडसेट है, उसमें आप एक व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी द्वारा मैसेज भेज दिया जाता है, युवा वर्ग उसी में फंसा रहता है। आज कोई नहीं, आजकल तो युवा के लिए ऑप्शन है। सरकार भाजपा सरकार हो, कांग्रेस हो, कोई भी जितनी भी सरकारें हैं, 1 रुपये प्रति ट्वीट देती हैं, तो युवा को 1 रुपये मिल जा रहा है, 30-40 रुपये में कमा ले रहा है रोज का। तो क्या कमा के उससे कर रहा है? उसके बाद वही ये कटाक्ष था, वो आपका कटाक्ष है या संदेश है, दोनों में इसको आप देखिए कि आज का युवा आईपीएल में पैसा लगाने में ज़्यादा यकीन रख रहा है, ये सवाल पूछने की बजाय कि हमारे लिए रोज़गार कहाँ है। 2014 से पहले का युवा अपने लिए रोज़गार की बात करता था, 2014 के बाद से युवा आईपीएल में पैसा लगाने पर सोच रहा है। तो आज 2 लोगों को ईमानदार बताने के लिए सारे देश को जुआरी बना दिया। देश की जनता जिम्मेदार नहीं है क्या? एक तरफ पाकिस्तान से युद्ध हुआ, थोड़े दिन बाद आईपीएल शुरू हो गया, वही खुशी वही सब, वो जितने लोग शहीद हुए, जितने लोग मरे, सब कुछ हुआ, देश में वही खुशी का माहौल था, लोग को चुपचाप आईपीएल देख रहे थे। ये तो हिटलर के टाइम में भी ऐसा कुछ होता था। तो ये वो दौर लौट के आया है क्या जर्मन वाला? जर्मन वाला तो दौर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये उससे भी वर्स्ट कंडीशन है। जर्मन में तो फिर भी एक था कि वहाँ तानाशाही व्यवस्था दिख रही थी। नाजीवाद जो था वो तानाशाही का एक रूप था। यहाँ तो अंधभक्ति काल चल रहा है। यहाँ अभी एक प्लेन दुर्घटना होती है, जनता में से कोई सवाल ये पूछने को तैयार नहीं है कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको इस न्याय कब मिलेगा। उसमें तो सिर्फ लोग यही कह रहे हैं कि गीता बच गई, उसी का महिमा मंडन हो रहा है। व्यक्ति मर गए, गीता बच गई, वही मीडिया दिखा रही है कि देखिए श्रीमद् भगवद गीता है, ये बच गया। देखिए, गोदी मीडिया को वही बात फिर आती है ना, गोदी मीडिया को असल मुद्दे से भटकाना है। क्योंकि जो एयरलाइंस है, एयर इंडिया है, वो टाटा कंपनी को बेची जा चुकी है वापस। तो अब निजी कंपनियों की जिम्मेदारी है, और निजी कंपनियों को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि फिर चंदा कौन देगा। तो यहाँ असल मुद्दों से बस भटकाना है। एक घटना हो रही है तब तक तुरंत दूसरी चीज़ कुछ ऐसी कर दीजिए कि जनता उस विषय से ही हट जाए। अब लोग एयरलाइंस की बात छोड़कर दत्तात्रेय के बयान पर आप लोग बात करेंगे। दत्तात्रेय के बयान पर कुछ निष्कर्ष निकलेगा तब तक कोई एक नया शगुफा छोड़ दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इतने तिरस्कार होने के बाद भी कोई जवाब नहीं। अरे भाई, ये लोग जवाब कहते हैं कि ट्रंप ने ऐसा कह दिया तो वो सुना दिया, गोदी मीडिया ने तमाम सुनाया। मेरा तो कहना है 19 बार क्या, वो 1900 बार बोल दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा मकसद है हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर क्या बोल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बार कहना ही काफ़ी है। कहावत लागू हो जाएगी 100 सोनार की 1 लोहार की। ट्रंप का क्या है, वो जितनी बार बोलता रहे। लेकिन यहाँ असल मुद्दों से भटकाना है कि पहलगाम हमला क्या था, उसमें कार्रवाई क्या हुई। आज तक देश को नहीं पता चला कि पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आया। तो ये क्यों हो रहा है? सिर्फ इसीलिए कि इस तरह के शगुफे छोड़ देना है बीच में। ये तो हुआ भी, आतंकी कैसे आए, सिक्योरिटी क्या था, ये भी सब कुछ गायब हो चुका है मीडिया से। बिल्कुल सब गायब हो गया। कैसे लोग घुस गए, सारा चीज़ गायब कर दिया है। मीडिया ये सवाल ही नहीं पूछ रही कि वहाँ एनएसए हमारे क्या कर रहे थे। सब कुछ कॉर्पोरेट है। के उपाध्याय जी का कहना है कि सब कुछ कॉर्पोरेट है। देश की बात आप देख रहे थे आपके साथ, और आपका ही चैनल है।
हम तो एक कर्मचारी मात्र है, मेहनत करते हैं लगातार, और आप लोग के आशीर्वाद और स्नेह के आभारी हैं। जिस तरह से आपने हमें हमेशा समर्थन दिया है, पिछले चैनल में भी जब मैं था तो लगातार आप लोगों ने समर्थन दिया। उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को भी उतना ही समर्थन देंगे। देश की बात के लिए के उपाध्याय सर के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।